के साथ पटना में हुई एनडीए की बैठक के बाद एनडीए नेताओं ने एक बार फिर से साफ कर दिया है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही 2025 का चुनाव लड़ा जाएगा और नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। नीतीश के नेतृत्व में एनडीए लड़ेगा चुनाव। 2025 में नीतीश ही होंगे मुख्यमंत्री। 2025 के विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए पूरी तरह से तैयार है। 2025 की तैयारी को लेकर लगातार बैठकें हो रही हैं। शुक्रवार को एक बार फिर जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा के आवास पर एनडीए के घटक दलों के प्रदेश अध्यक्षों की बैठक हुई। बैठक के बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने एक बार फिर ये साफ कर दिया कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही 2025 का चुनाव लड़ा जाएगा और नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। अमित शाह जी ने कोई चुप्पी नहीं साधा। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में कि इस तरह के रणनीति का फैसला जो है पार्लियामेंट्री बोर्ड लेती है। साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया है कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार आगे बढ़ेगा और हम चुनाव लड़ेंगे। एनडीए नेताओं ने कहा कि 2025 में 225 सीट जीतने के लिए एनडीए के सभी घटक दल पूरी मजबूती से एकता के साथ चुनाव लड़ेंगे। बृहत रूप से कार्यक्रम को तय किया हम लोग ने कि साझा कार्यक्रम किस रूप में चलाया जाए, इसी पर हम लोग ने चर्चा किया है। वहीं आरजेडी के नेता तंज कसते हुए पूछ रहे हैं कि आखिर बार बार ये बताने की नौबत क्यों आ रही है कि नीतीश ही नेता होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ही चुप हो गए नीतीश जी के नेतृत्व पर, तो सबको शंका है, शक है कि खेला बीजेपी करेगी नीतीश जी के साथ। दरअसल कुछ दिनों पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इंटरव्यू दिया था। शाह से जब सवाल पूछा गया कि क्या 2025 में नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगा एनडीए, इसके जवाब में अमित शाह ने कहा कि हम एक साथ बैठेंगे और इस मुद्दे पर निर्णय लेंगे। एक बार जब हम निर्णय ले लेंगे तो हम आपको बताएंगे। अमित शाह के इस जवाब के बाद से राजनीतिक हलकों में कयासबाजी तेज हो गई कि महाराष्ट्र की तरह बिहार में भी बीजेपी अपना सीएम बनाएगी। न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार और संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और इसी बीच बड़ी खबर पटना से आ रही है, जहां बिहार बिजनेस कनेक्ट बिहार को मिले हैं रिकॉर्ड 1.8 लाख करोड़ के निवेश का प्रस्ताव। इस वक्त की आपको बड़ी खबर पटना से बता रहे हैं, 1.8 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव पर हस्ताक्षर हुए। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में 70 कारखाने का प्रस्ताव। खाद्य प्रसंस्करण में 13,663 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव दिया गया है। आपको बता दें कि शहरी ढांचागत विकास और निर्माण क्षेत्र में 5,566 करोड़ के निवेश से 142 निर्माण इकाइयां लगेंगी। सन पेट्रोकेमिकल्स, अडानी ग्रुप, एनएचपीसी और श्री सीमेंट और हल्दीराम ने निवेश में रुचि दिखाई है। तो बिहार को आगे बढ़ाने में अब नीतीश मिश्रा लगे हुए हैं, उद्योग मंत्री हैं। और अब देखिए बिहार बिजनेस कनेक्ट को लेकर के इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां 1.8 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव पर हस्ताक्षर हुए हैं। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में 70 कारखाने का प्रस्ताव दिया गया है और खाद्य प्रसंस्करण में 13,663 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव भी दे दिया गया है। तो बिहार के विकास को लेकर के अब लगातार नीतीश सरकार आगे काम कर रही है। नीतीश मिश्रा के नेतृत्व में बिहार बिजनेस कनेक्ट का आयोजन किया गया और इसमें तमाम बड़े जो बिजनेस कंपनियां हैं वो निवेश कर रही हैं। बिहार में अपराध का ग्राफ कम हुआ है, ये दावा किया है गृह विभाग के प्रधान सचिव अरविंद ठाकुर और डीजीपी विनय कुमार ने। गृह विभाग के प्रधान सचिव के मुताबिक साल 2024 के नवंबर महीने तक कुल 3,526 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है। डकैती, चोरी, दंगा और नक्सली घटनाओं में कमी आई है। वहीं डीजीपी ने बताया कि अपराध की घटनाओं में कमी आई है। अपराधियों के खिलाफ बिहार पुलिस लगातार काम कर रही है। अक्टूबर 2024 तक 1,62,803 अभियुक्तों को सजा कोर्ट के माध्यम से दिलाई गई है। अपराध नियंत्रण में वर्ष 2024 में अभी तक 3 लाख अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है। 92 नियमित हथियार, 4,861 अवैध हथियार, 165 देशी बम, 22,000 कारतूस और 83 अवैध लघु बंदूक कारखाना का उद्भेदन किया गया है। इन गतिविधियों के चलते
इस त्वरित कार्रवाई के चलते पिछले वर्ष की तुलना में डकैती के मामलों में 15.36%, चोरी में 5.93% और दंगा में 15.82% की गिरावट दर्ज की गई। एकदम सही आंकड़े हैं, एनसीआर भी सही आंकड़े प्रकाशित करते हैं और अपराध में कमी हुई है। जैसा कि अब डकैती के कांडों में देखेंगे, 2005 में जब 7 करोड़ 8 करोड़ पॉपुलेशन था, उस समय 3000 से ज्यादा डकैतियां होती थी। अभी 200 डकैती के कांड हो रहे हैं। जब आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भागवत ने मंदिर मस्जिद विवाद पर चिंता व्यक्त करते हुए ये कहा है कि हर दिन एक नया मामला उठाया जा रहा है जो ठीक नहीं है। मोहन भागवत के बयान के मायने नेता अपनी अपनी सुविधा के अनुसार निकाल रहे हैं। राजनीति में पक्ष और विपक्ष के सुर मिलने लगे, ये कभी कभार ही होता है, लेकिन 20 दिसंबर को कुछ ऐसा ही हुआ। इसकी वजह रही मंदिर मस्जिद पर दिया गया आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भागवत का बयान। म्हणून किंवा अतिरेकी भूतकाळाच्या ओझ्याच्या परिणामामुळे अतिरेकी तिरस्कार, द्वेष, शत्रुता, संशय याच्या पोटी मोहन भागवत ने कहा कि अयोध्या श्री राम की धरती है, इसलिए वहां राम मंदिर होना चाहिए और वास्तव में ऐसा हुआ है। लेकिन हर दिन तिरस्कार और दुश्मनी के लिए नए मुद्दों को उठाना ठीक नहीं है। रोज एक नवीन प्रकरण काढणे हे कसं चालेल? हे नाही चालणार। शेवटी आपण आपला सोल्यूशन काय आहे? मोहन भागवत के बयान का बिहार की भी सभी पार्टियों के नेताओं ने स्वागत किया है। बिल्कुल ठीक कहा है मोहन भागवत जी ने। मोहन भागवत जी का यह बयान राष्ट्रीय राजनीति के लिए महत्वपूर्ण है। आदरणीय मोहन भागवत जी के बयान से उन लोगों की आंखें खुल जानी चाहिए जो संघ परिवार पर सांप्रदायिकता का आरोप लगाते हैं। आए दिन उठाए जा रहे मंदिर मस्जिद विवाद पर आरजेडी जैसी विपक्षी पार्टियों के नेता भी मोहन भागवत के बयान के साथ दिख रहे हैं, लेकिन साथ में बीजेपी पर तंज कसने से भी नहीं चूक रहे। तो मोहन भागवत जी अपने लोगों को संभालिए और उन्हें बताएं कि ये जो देश है ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबका बराबर है। अयोध्या में मंदिर बनने के बाद देश भर के दर्जनों शहरों से ऐसी खबरें आ रही हैं कि यहाँ मस्जिद के नीचे मंदिर भी कभी रहा है, तो वहाँ मस्जिद के नीचे मंदिर रहा है। आरएसएस एक राष्ट्रवादी संगठन है और मोहन भागवत को पता है कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए इस तरह के मंदिर मस्जिद विवाद में फंसे रहना ठीक नहीं है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से विनीता मिश्रा और दिल्ली से अमितेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। संसद का शीतकालीन सत्र शुक्रवार को स्थगित हो गया, लेकिन उसके पहले आखिरी दिन भी हंगामा देखने को मिले। अंबेडकर और संविधान पर शुरू हुआ हंगामा का दौर गुरुवार को धक्का मुक्की में बदल गया था। शुक्रवार को पूरे दिन संसद के अंदर और बाहर उसी की प्रतिक्रिया दिखती रही। 25 नवंबर से शुरू हुआ संसद का शीतकालीन सत्र अंबेडकर पर धक्का मुक्की वाली सियासत के साथ खत्म हो गया। गुरुवार को संसद के बाहर धक्का मुक्की की घटना के बाद शुक्रवार को भी सियासी पारा हाई रहा। राहुल गांधी दुर्भाग्य से संसद को और इस देश को अपने कांग्रेस पार्टी के जर खरीद गुलामों की तरह यह देश को समझ रहे हैं। पक्ष और विपक्ष के नेता एक दूसरे पर संविधान और लोकतंत्र की गला घोंटने का आरोप लगा रहे हैं। देश की राजनीति में राहुल गांधी से अराजक और झूठा अभी तक कोई एलओपी नहीं बना होगा। शुक्रवार को 2 प्रदर्शन हुए। एक तरफ इंडिया गठबंधन के सांसदों ने विजय चौक पर राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर करके प्रदर्शन किया, वहीं दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन के सांसदों ने संसद भवन परिसर में गांधी प्रतिमा के आगे विरोध प्रदर्शन किया। पूरा देश देख रहा है, राहुल जी पे तमाम इन्होंने केस लगा रखे हैं, कभी नया एफआईआर निकालते हैं, झूठ बोलते हैं। अंबेडकर विवाद पर संसद परिसर में हुई धक्का मुक्की के बाद स्पीकर ओम बिरला ने संसद के सभी गेटों पर प्रदर्शन करने पर रोक लगा दी। संसद सत्र खत्म होने से पहले धरना प्रदर्शन और संसद की गरिमा को लेकर स्पीकर ने गहरी चिंता जताई है। मैं आप सभी से पुनः आग्रह करता हूं कि संसद की गरिमा मर्यादा बनाए सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। संविधान पर चर्चा के दौरान लोकसभा में 16 घंटे जबकि राज्यसभा में 17 घंटे बहस हुई। चर्चा के लिए लोकसभा में शनिवार की छुट्टी के दिन भी काम हुआ। 20 दिनों की कार्यवाही में से लोकसभा में 12 दिन प्रश्नकाल 10 मिनट से ज्यादा तक नहीं चल सका।
सवाल है कि क्या लोकतंत्र के लिए ये ठीक बात है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को इंडिया अलायंस का नेतृत्व सौंपने के मुद्दे पर तेजस्वी यादव का एक बार फिर से बयान आया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि जब भी साथ बैठेंगे तो विचार विमर्श कर फैसला किया जाएगा। केवल लालू तेजस्वी इस पर फैसला नहीं कर सकते। तेजस्वी ने अपने बयान से एक बार फिर से इशारा कर दिया है कि वो इंडिया अलायंस में ममता के नेतृत्व का ही एक तरीके से समर्थन कर रहे हैं। इंडिया अलायंस में नेतृत्व को लेकर खटपट जारी है। जब से ममता बनर्जी ने इंडिया अलायंस का नेतृत्व संभालने की इच्छा जाहिर की, राहुल गांधी के नेतृत्व पर सवाल उठ रहे हैं। तेजस्वी यादव ने पहले भी ममता को नेतृत्व देने के सवाल पर कहा था कि उन्हें ममता के नेतृत्व से कोई परेशानी नहीं है। अब एक बार फिर ममता को नेतृत्व सौंपे जाने के सवाल पर तेजस्वी का बयान सामने आया है। तेजस्वी ने कहा कि सभी के साथ बैठेंगे तो विचार विमर्श कर फैसला लिया जाएगा। केवल लालू और तेजस्वी इस पर फैसला नहीं ले सकते। तो लालू जी ने देने में क्या हर्ज है, लेकिन ये बात तो सब लोग मिलकर के ही ना डिसाइड करेंगे कि कौन नेतृत्व करेगा, और नेतृत्व करने की बात का कन्वीनर कौन बनेगा, चेयरमैन कौन बनेगा। तो ये बातें जब तक ऑफिशियल तौर पे एजेंडे में हम लोगों के पास नहीं आता है, जब तक बैठक नहीं होती है, और कोई हम या लालू जी तो नहीं निर्णय लेंगे। तेजस्वी यादव के इस बयान से साफ हो रहा है कि वो इंडिया अलायंस में ममता के नेतृत्व का एक तरह से समर्थन कर रहे हैं। हरियाणा और महाराष्ट्र में कांग्रेस की हार के बाद इंडिया अलायंस के नेतृत्व पर सवाल उठ रहे हैं। कई सियासी छत्रप इशारों ही इशारों में ममता को नेतृत्व देने का समर्थन भी कर चुके हैं। ऐसे में ये साफ हो गया है कि इंडिया अलायंस में राहुल गांधी के नेतृत्व पर नेताओं को भरोसा नहीं है। न्यूज़ 18 के लिए पूर्णिया से कुमार प्रवीण की रिपोर्ट। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखकर केंद्र की मोदी सरकार को दिए जा रहे समर्थन पर विचार करने के लिए कहा है। केजरीवाल ने पत्र लिखकर कहा कि बाबा साहब के अपमान का बदला लेने का वक्त आ गया है। केजरीवाल के पत्र पर जेडीयू ने पलटवार किया है। ललन सिंह ने कहा कि नीतीश को परामर्श देने का केजरीवाल को नैतिक अधिकार नहीं है, तो संजय झा ने कहा कि केजरीवाल प्रवचन नहीं दे। देखिए, अरविंद केजरीवाल को कोई नैतिक अधिकार नहीं है नीतीश कुमार जी को परामर्श देने का। नीतीश कुमार जी बहुत लंबे काल से सार्वजनिक जीवन में है। केंद्र में कई विभागों के, महत्वपूर्ण विभागों के मंत्री रहे। बिहार में 19 साल से बिहार के मुख्यमंत्री का पदभार संभाल रहे हैं। आज तक उन पर कोई दाग नहीं लगा है। उनको क्या नैतिक बल है? अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार विरोध में अन्ना हजारे के आंदोलन से पैदा हुए, और अभी कहां गए भ्रष्टाचार में? मैंने भ्रष्टाचार के आंदोलन से पैदा हुए और भ्रष्टाचार में जेल गया, और नीतीश कुमार जी को परामर्श दे रहे हैं। अरे नीतीश कुमार जी को क्या परामर्श दीजिएगा? अंबेडकर को डॉक्टर अरविंद केजरीवाल जी क्या जानते हैं? यहां के पूर्वांचलों का वोट लेते हैं। कोरोना काल में सारे पूर्वांचली जो दिल्ली में रह रहे थे, सबको नोएडा के बॉर्डर पर ले जाकर पहुंचा दिए थे। या पंजाब में क्यों नहीं बना है दलित मुख्यमंत्री? इतना बड़ा पॉपुलेशन है उस समाज का वहां पर, तो इसीलिए प्रवचन न दें इस सब चीजों पर। और केजरीवाल जी का वैसे भी जो पूर्वांचल बिहार के लोगों को प्रति जो दिल्ली में रहते हैं, लोग देख चुका है कोरोना के टाइम में किस तरह कोरोना में बस में भर भर के बिहार के लोगों को बॉर्डर पे छोड़ आए थे। और फिर नीतीश कुमार जी को उनका सारा इंतजाम करना पड़ा बिहार में। तो इसलिए केजरीवाल जी ये सब बात न बोले तो अच्छा है। ये सब प्रवचन देने की जरूरत नहीं है। झारखंड की सियासत में बकाये पर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। कल तक जो बकाया राशि 1,36,000 करोड़ था, अब 24 घंटे में वो बढ़कर 1,41,000 करोड़ तक हो गया है। कोल कंपनियों पर बकाये को लेकर के नया विवाद शुरू हो गया है। सत्ता पक्ष केंद्र सरकार से किसी भी हाल में वसूलने की बात कह रही है, तो विपक्ष एक रुपए का हिसाब मांग रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। झारखंड में कोयले के राजस्व मद में बकाये को लेकर विवाद जारी है। बकाये पर बवाल ने तब और तूल पकड़ लिया
जब गुरुवार को खान विभाग ने राशि को संशोधित किया और बताया कि कोल कंपनियों पर 1,36,000 करोड़ नहीं बल्कि 1,41,000 करोड़ रुपए बकाया है। वॉश्ड कोल रॉयल्टी की राशि 2,900 करोड़ से लगभग दोगुना बढ़कर 6,029 करोड़ हो गई है। कॉमन कॉज की 32,000 करोड़ से बढ़कर 34,213 करोड़ और भूमि मुआवजे की राशि जो 2022 तक 41,142 करोड़ थी, वो सूद के साथ 60,000 करोड़ जोड़ने पर 1,01,142 करोड़ रुपए हो गई है। इस तरह झारखंड में हेमंत सरकार कोल कंपनियों पर कुल 1,41,384 करोड़ रुपए के बकाये का दावा कर रही है। केंद्रीय वित्त मंत्री के नेतृत्व में प्री बजट चर्चा और जीएसटी काउंसिल की बैठक में इस मुद्दे को उठाने पर भी खूब सियासत हो रही है। सत्ता में भागीदार कांग्रेस का कहना है कि ये राशि झारखंड की 3.5 करोड़ जनता की है, सरकार बकाया पैसे लेकर रहेगी। कल तक 1,36,000 करोड़ था, आज वो पैसा रॉयल्टी के रूप में आगे बढ़ा तो 1,41,000 करोड़ रुपया झारखंड का है और पैसा तो केंद्र सरकार को देना होगा। हलक में हाथ डाल करके वो पैसा हम लोग लेने का काम करेंगे। सत्ताधारियों पर पलटवार करते हुए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि हेमंत सरकार बकाये का हव्वा खड़ा कर रही है। बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सोरेन से 3 सवाल पूछे। झारखंड सरकार बताए कि किस किस साल और किस किस योजना का बकाया है। 1,41,000 करोड़ की बकाया राशि का आधार क्या है और यूपीए शासनकाल में शिबू सोरेन के कोयला मंत्री रहते कितनी राशि वसूली गई। कोयला रॉयल्टी के दावे पर जनता को सच्चाई जानने का हक है। हमने तो कई बार कहा मुख्यमंत्री जी आप सर्वदलीय बैठक बुलाइए ना रांची में, उसमें मंथन हो क्या राशि बाकी है। आपने सूद का 60,000 करोड़ रुपया जोड़ दिया, यानी 50% राशि जो है वो सिर्फ सूद की। ऐसा कहीं होता है? विपक्ष में बैठी बीजेपी पारदर्शिता पर सवाल खड़े कर रही है, पेश किए गए आंकड़ों को झूठा और फर्जी दावा करार दे रही है, जबकि सरकार भूमि मुआवजा, वॉश्ड कोल रॉयल्टी और कॉमन कॉज के बकाये का दावा कर रही है। अब देखना होगा कि झारखंड में बकाये पर बवाल कब तक थमता है। रांची संवाददाता अविनाश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मुजफ्फरपुर के एसएसपी ने 134 पुलिसकर्मियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। सभी पुलिस अधिकारियों पर आपराधिक विश्वासघात का मामला दर्ज किया गया है। इन अधिकारियों पर आरोप है कि उन्होंने ट्रांसफर के बाद भी 943 आपराधिक मामलों की फाइलें अपने पास ही रखे रहे, हैंडओवर नहीं किया। ये रिपोर्ट देखिए। बिहार में अब पुलिसकर्मियों पर ही एफआईआर हो रहा है। मुजफ्फरपुर के एसएसपी 134 पुलिसकर्मियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। सभी पुलिस अधिकारियों पर आपराधिक विश्वासघात का मामला दर्ज किया गया है। इन अधिकारियों पर आरोप है कि उन्होंने ट्रांसफर के बाद भी 943 आपराधिक मामलों की फाइलें अपने पास ही रखी और हैंडओवर नहीं किया, जिससे सैकड़ों मामलों की सुनवाई अटकी हुई है और पीड़ितों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। मुजफ्फरपुर के एसएसपी राकेश कुमार ने अपने ही विभाग में तैनात 134 पुलिस कर्मियों के खिलाफ आपराधिक विश्वासघात का मामला दर्ज करवाया है। दरअसल मुजफ्फरपुर के 134 आईओ जो अलग अलग थानों में तैनात थे, जिनके पास कई केस की फाइलें थी, उनका ट्रांसफर हो गया, लेकिन उन्होंने फाइल जो है वो नहीं सौंपा। फाइल अपने साथ ले गए। लगभग 943 केस के फाइल जो है वो अपने साथ ले गए और वह उसकी सुनवाई जो है वह आज तक अटकी पड़ी रही। वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा समीक्षा की गई थी, जिसमें पाया गया कि काफ़ी केस ऐसे हैं जो प्रभार हेतु लंबित है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए एक न्यायिक की त्वरित कार्रवाई करने के हेतु हम लोगों ने 134 आईओ पे एफआईआर किए ताकि वो प्रभार दें और जो कांड लंबित है उनका निष्पादन समय पर किया जा सके। कई मामले तो ऐसे हैं जो 5 से 10 साल से ज्यादा पुराने हैं, जिनका फाइल हैंडओवर नहीं किया गया है। पीड़ित न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। मुजफ्फरपुर के नगर, सदर, अहियापुर, काजी मोहम्मदपुर, ब्रह्मपुरा, मनियारी समेत 8 थानों में पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। काजी मोहम्मदपुर थाने में 10 साल से ज्यादा पुराने मामलों की फाइलें लेकर गायब हुए कई आईओ के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। इन सभी को कई बार पत्र लिखकर केस फाइल वापस करने के लिए कहा गया, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया।